नमस्कार साथियों, हम लोग पिछली क्लास के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वैसे तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब भी आप डीआई के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जैसे आपको पता है कि नेट हो चाहे जेट हो या टीचिंग एग्जाम में खास करके डीआई से क्वेश्चन आता है। जेट और नेट में तो 5 क्वेश्चन आएंगे डीआई का। और डीआई कोई अलग चैप्टर नहीं होता है दोस्तों, इन्हीं सब चैप्टर जो होते हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे परसेंटेज का सबसे ज्यादा रोल होता है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है सबसे ज्यादा, वो होता है रेशियो का। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे, रेशियो कन्वर्जन को देखेंगे। और बेसिकली अलग अलग टाइप के रेशियो क्या होते हैं, क्या होता है डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, कंपाउंड रेशियो क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है। फिर प्रोपोर्शन क्या होते हैं, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है ना। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, बिना फॉर्मूले का कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला तो वो आपके पास होगा तो निकाल ही पाओगे, बट बहुत माइंड ब्लोइंग पावरफुल टेक्निक भी यूज करेंगे ताकि अनलिमिटेड टाइम तक आपके माइंड में सेव रहे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और समझते हैं कि व्हाट इज रेशियो। चलिए अब समझते हैं कि अनुपात होता क्या है। तो जब भी आपको दो सेम चीज को कंपेयर करना हो, तब आप उसे रेशियो के फॉर्म में ही कंपेयर करते हैं। जैसे कभी आप लिख बोलते हो हमारे पास हमारे दोस्त से 10 टाइम्स ज्यादा पैसे हैं। तो ये जो बात आपने कही रियल लाइफ में, मैथमेटिक्स में इस प्रकार के टर्म को हम लोग रेशियो कहते हैं। और भी कई चीजें देखना होगा आपने कि आपके दोस्त आपसे 1.5 टाइम्स कम नंबर लाया, आप 2 टाइम्स किसी के दोस्त ने उसके दोस्त से 2 गुना ज्यादा नंबर लाया, है ना। कोई 2 गुना ज्यादा समय मेहनत करता है ना। कोई किसी से 2 गुना ज्यादा कम मेहनत करता है। तो ये सब जो चीजें रियल लाइफ में यूज करते हैं, मैथमेटिकली इन्हीं को हम लोग रेशियो कहते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब हम किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैथमेटिकली लाते हैं, तो बहुत कुछ पहले से हमें समझना होता है। उनके बहुत कंडीशंस होते हैं ताकि वो यूनिकनेस बना रहे। जैसे जब भी आप रेशियो की बात करते हैं, यानी दो चीजों को कंपेयर करते हैं, तो दोनों चीजें जो होगी सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे नंबर को नंबर से ही कंपेयर करेंगे, पैसों को पैसों से ही कंपेयर करेंगे, हाइट को हाइट से कंपेयर करेंगे, वेट को वेट से कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, पहली बात, ठीक है। यानी कोई एक क्वांटिटी होगी और दूसरा वही क्वांटिटी होगी जो ये होगी, पर हाँ मात्रा में डिफरेंस हो सकता है। यानी क्वांटिटी अलग हो सकती है कि ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, ठीक है। और उन दोनों को अगर हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि जो पहली क्वांटिटी है उसको पहले लिखो, और ये जो दो वर्टिकल डॉट दिख रहे हैं इन्हीं को हम लोग रेशियो या समानुपात कहते हैं, और दूसरा वाला नीचे होता है जिसे बी कहते हैं। तो ये ऐसा लिखा होता है। यहां समझ में आया। मैथ्स में इसे कभी कभी इस रेशियो को हम लोग डिवाइड के फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं। आई होप रेड ठीक से विजिबल नहीं है, सो मैं अपने इंक का कलर को चेंज करके कुछ अलग कर देता हूं, येलो। आई होप बहुत अच्छा विजिबल होगा, ठीक है। अब ये जो रेशियो था इसी को मैंने इस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, और मैंने फ्रैक्शन आपको बहुत डिटेल में भी पढ़ाया। अगर आप नए हैं और थोड़ी अगर प्रॉब्लम आती है तो जाके देखिएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के एक नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, कोर्स क्रिएट किया गया, उसी कोर्स के अंदर सब कुछ देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की या कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो अब जब भी आप सॉल्व करते हो ना, तो सीटेट हो या नेट वगैरह में एक क्वेश्चन आता है जो उसके थ्योरी पे बेस्ड होता है ना। तो अगर आप ये थ्योरी को बढ़िया से जानते हो तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये रखना है कि अनुपात हमेशा एक ही इकाई यानी यूनिट में होना चाहिए। मतलब अगर मीटर में होगा तो दूसरा वाला क्वांटिटी भी मीटर में ही होना चाहिए, और वो भी सेम क्वांटिटी बट यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे बोलोगे ना, कोई मीटर को सेंटीमीटर में मेजर कर लिया है, मतलब लेंथ को, और कोई मीटर में, अब दोनों का रेशियो निकालोगे तो सही नहीं होगा। या तो दोनों को मीटर में रहने दो या दोनों लेंथ को सेंटीमीटर में रहने दो। समझ में आ रहा है। तो यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। और दूसरी जो पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है कि अनुपात जो होता है एक शुद्ध संख्या होता है। मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो दो लोगों को वेट की तुलना करना है, मान लो एक 15 केजी है और दूसरा जो है वो 20 केजी है ना। तो अगर इसके आप रेशियो करोगे तो डिवाइड फॉर्म में ऐसे लिखोगे, तो केजी और केजी कैंसिल हो जाता है। इसीलिए जब आप किसी भी दो क्वांटिटी को रेशियो में लिख दोगे तो वो अब जो रेशियो जो एक नंबर मिला, वो नंबर हमेशा क्या होता है,
उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, वो डायमेंशन लेस होता है। बहुत पावरफुल चीज है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि रेशियो का एक बहुत बड़ा रोल है कि अगर मान लो कोई दो क्वांटिटी का रेशियो लिखा हो, जैसे मैं 2:3 लिख दिया, अब मैं बोलूं कि अगर इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यह 4:6 हो जाता है। तो ये भी और ये रेशियो में कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों अभी भी सेम रेशियो के अंदर है। ठीक है, तो मतलब रेशियो में हम अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसके हर एक टर्म में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशियो वही रहता है मल्टीप्लाई करने से पहले जो था। अगर मान लो 3 हुआ तो जैसे 3:2:1। अब अगर 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो ये 3×2=6 हो जाएगा, 2×2=4 और 1×2=2। तो ये जो रेशियो दिख रहे हैं ये और ये दोस्तों दोनों सेम ही होता है, आप ऐसा कर सकते हो। अब बड़ी बात है कि अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप डिवाइड भी करोगे तो भी चीजें सेम ही रहती है। क्लियर है बात? तो आप दो रेशियो में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो और रेशियो में कोई अंतर नहीं होता, दोनों सेम ही क्वांटिटी में बढ़ता है। और जो चौथा पॉइंट जो मैंने कहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है मैं बताता हूं। कहता है कि अनुपात हमेशा सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। जैसे 6:4:2 रेशियो अगर आप लिख रहे हो तो ये गलत तरीका है लिखने का, इसको आप सिंप्लीफाई करना होगा और इसको सरलतम रूप में लिखना होगा। अब ये सरलतम रूप कैसे लिखेंगे? सिंपली डिवाइड करते हैं और HCF 1 होना चाहिए। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो यही वो 4 रूल हैं जो या तो कभी क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाएगा या फिर यही 4 चीजें जब आप रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, अब आते हैं एक एग्जाम्पल से ताकि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 24 लड़के और 16 लड़कियां हैं। मतलब क्लास के अंदर 24 लड़के हैं और 16 लड़कियां हैं। लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस पढ़ते समय ध्यान ये बात रखना है कि जो पहले लिखा है अनुपात में उसको पहले लिखना है और जो बाद में है उसको बाद में। तो यानी आपको लड़का यानी बॉयज है ना, एंड लड़की यानी गर्ल। तो बॉयज एंड गर्ल जो हैं इनका रेशियो लिखना है। बॉय पहले क्यों लिखा? क्योंकि पहले लड़के थे और बाद में लड़कियां थी। बॉयज कितने हैं? तो देखो दोनों की संख्या ही है ये 24 और 16, तो यूनिट अभी सेम ही है क्योंकि दोनों संख्या है ये 16। अब आपके दिमाग में चलता होगा कि क्या ये चीज सही है या गलत। तो ये पार्शियल सही है दोस्तों, पूरा सही नहीं है। आपको पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि दो नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होता है जब कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, यानी दोनों नंबर कोप्राइम होंगे तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। ठीक है, तो या सिंपल इसको आपको बताया मैंने कि इसे रेशियो फॉर्म्स को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, ऐसे सेम ही होता है, दोनों डेफिनेशन में बताया था। अब इसको कैसे लिखते हैं? 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 1 2 2 2 आर 4, 2 8 आर 16, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4। सो नोमिनेटर में बच गया 3 और डिनोमिनेटर में बच गया 2। अब ये देखिए 3 और 2 क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं, सह अभाज्य होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का अगर आप HCF निकालोगे तो हमेशा 1 होता है, यानी वो नंबर जिनका HCF 1 हो, है ना, उन्हें हम लोग को प्राइम कहते हैं। तो अब ये 3/2 है और इसे 3:2 लिख सकते हो इस तरीके से। क्लियर है बात? तो आप इसे सिंपली डिवाइड कर सकते थे, है कि नहीं? कर सकते थे कि नहीं? हाँ कर सकते थे, तो करो। 8 से भी डायरेक्टली कर सकते थे कि 8 3 जार 20 एंड 8 2 जार 16। सो सिंपली आप 8 से भी कर सकते थे या आप छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करके देख सकते थे। तो ये हो गया बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, यानी अगर 3 लड़के हैं तो क्लास में सिर्फ 2 लड़कियां हैं। देखो यहां भी आ गया दोस्तों जेंडर गैप। और वैसे भी आपको पता होगा कि हमारे देश में जेंडर गैप दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहां भी क्वेश्चंस में भी वही चीजें है। क्लियर है बात? चलो अब अगला ये सवाल जो एग्जाम में पूछा गया है, वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस मैं अगले क्लास में कवर करूंगा, बट यहाँ पे बहुत आसान तरीके से मतलब डायरेक्ट लॉजिक से करेंगे, कोई फॉर्मूला इसके लिए अभी नहीं बनाएंगे। कहता है कि एक विद्यालय में शिक्षकों और छात्रों का अनुपात 1:20 है, यानी जो टीचर हैं, टीचर एंड स्टूडेंट्स, इन्हीं का रेशियो दिया गया है ना। तो टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो शुद्ध गिवन है दोस्तों
1:20। इसका क्या मतलब हुआ जरा समझाइएगा। मतलब एक हुआ कि अगर क्लास में एक टीचर है तो 20 बच्चे होने चाहिए उसके लिए। समझ रहे हो बात को, ये नेशनल स्टैंडर्ड भी है दोस्तों, और दुनिया के कई देश तो इससे कम एक 1:10 1:15 रखते हैं। हमारे देश में तो 1:100 1000 लाख भी चलता है ना, बहुत सारे लोग ऑनलाइन 1 लाख को भी पढ़ाते हैं एक साथ, ठीक है। चलिए, बट ये स्टैंडर्ड तरीका ये होता है। चलो अब समझते हैं। अब क्या बोला गया है, यदि विद्यालय में 600 छात्र हैं, यानी स्टूडेंट जो कह रहा है क्वेश्चंस में कि जो स्टूडेंट्स हैं, टोटल जो स्टूडेंट हैं अगर क्लास में कितने 600 हैं, तो बताइए कि टीचर कितने होंगे। यानी इसको आप ऐसे भी बना सकते हो कि अगर 20 है ना, हर एक 20 स्टूडेंट के लिए एक टीचर, तो अगर इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं तो कितने आ जाएंगे, 2 3 6 30 होगा ना। तो बोलोगे 30 टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। देख लो, क्यों, क्योंकि 20 को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये 600 हो जाएगा, एक तरीका है। तो बोलोगे 30 से करेंगे, तो टीचर को भी उतना से ही मल्टीप्लाई, तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 × 30 30 होता है, और आपका आंसर हो जाता है दोस्तों 30, ठीक है। वैसे भी आपको सोचना चाहिए था कि अगर एक टीचर के लिए हमको कितना चाहिए, एक टीचर है तो 20 स्टूडेंट हैं, तो अगर एक स्टूडेंट चाहिए था तो 1/20 टीचर चाहिए होगा कि नहीं, बोलो बिल्कुल। तो अगर 600 स्टूडेंट्स होंगे तो 1/20 × 600, यानी काटोगे तो 30, यानी 30 टीचर यहां से भी आता कि नहीं, यूनिटरी मेथड से आ रहा है, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चंस अभी मतलब नॉर्मल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हाँ, इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता है, इनकम को बंटवारा वगैरह का, ये क्वेश्चन एक अलग ही मैं टॉपिक में लूंगा ताकि आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओ। क्लियर है। चलो अब ये क्वेश्चन जो है जरा समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:5, यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है, बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो दो संख्याएं गिवन है दोस्तों, तो पहली संख्या को a मान लो और दूसरी संख्या को b मान लो, और इन दोनों का रेशियो दिया गया है कितना, 3:5। ठीक है, मान लो इतना। अब कहता है कि दोनों संख्याओं में 9 घटा दिया जाए, ठीक है, यानी इसमें से भी 9 को माइनस कर दिया जाए, दोनों में से 9 को, इससे भी 9 माइनस करो और इससे भी 9 माइनस करो। माइनस करने के बाद कहता है कि 12:23 हो जाता है। अब ये जो रेशियो है 12:23 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत तरीका होता है दोस्तों, कि यहाँ का डिफरेंस कितने हैं, 12 और 3 में 9 का डिफरेंस है, और यहाँ में कितने का डिफरेंस है दोस्तों। तो ध्यान से देखो, 23 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचता है, 18, है ना, 18 का डिफरेंस है। तो मुश्किल है ना करना, 18 का डिफरेंस है और यहाँ पे रहे 9 का डिफरेंस। तो आप चाहते तो इसको इन डिफरेंस को सेम कर लो, है ना, इन डिफरेंस को सेम कर लो, मतलब यहाँ पर मान लो कि 9 का डिफरेंस है तो, और यहाँ पे 18 का डिफरेंस है, तो इसको 18 से इसको 9 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस सेम कर लो, और वहां से फिर क्वेश्चन इजीली हो जाता है। लेकिन मैं बोलूंगा अगर आप सीनियर हैं या तैयारी कर रहे हैं और आप डायरेक्टली सोचना चाहते हैं कि क्या करें, तो अगर कोई दो नंबर का रेशियो दिया गया है तो आप चाहो तो नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, और उसके लिए आप a को आपको एक 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख दो, एंड x एंड b जो हो जाएगा वो 5 टाइम्स x। अब ये x जो है दोस्तों वो क्या होता है, अननोन होता है। x क्या है, अननोन है, आप नहीं पता है, लेकिन जो भी x होगा वो इतना होगा। नहीं, जैसे मैं अभी पिछले सवाल में कह रहा था कि टीचर का रेशियो 1:30 था ना। तो अगर हमें दोनों को बराबर करना था तो हमने क्या किया था कि इसको 20 से जब मल्टीप्लाई किया था तो इसको भी 20 से किया था कि नहीं किया था, तो ये 20 × 600 हो गया। तो 20 × 600 और 1:30 दोनों क्या है दोस्तों, बराबर है। तो अगर हम टीचर को x मान लेते तो स्टूडेंट को क्या मानना होता, 30x, और x हमारे लिए क्या मिल गया था, 20, तो दोनों अभी भी बराबर थे ना, इसीलिए हम ऐसा x मान सकते हैं। क्लियर बात। चलो अब कहता है कि दोनों में 9 घटा दिया जाए, तो अब अगर 9 घटाएंगे तो इसमें भी 9 कम होगा और इसके अंदर भी 9 कम होगा, बोलो हाँ बिल्कुल होगा। कहता है लेकिन घटाने के बाद अब वो 12 और 23 हो जाता है, यानी जो अब ये 3x - 9 है और 5x - 9, इसका जो रेशियो है दोस्तों ये हो जाता है 12:23। यही कह रहा है ना क्वेश्चंस में। अब अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपका आंसर मिल जाता है। ये एक जेन्युइन तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका बहुत है दोस्तों, लेकिन जेन्युइन तरीका आपको आना चाहिए। तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, 3x - 9 डिवाइडेड बाय 5x - 9,
और इसको इधर से ले जाओगे तो ये 20/23। अब ये तो एक लीनियर इक्वेशन टाइप का है, इसको आपको पता होगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 23, वैसे इसको और भी तरीका मैं बताऊंगा अभी दोस्तों कि कैसे किया जाता है, बट फिलहाल आपको थोड़ा उसके लिए वेट करना होगा, है ना, थोड़ा सा आपको उसके लिए वेट। 23 को 3x - 9 से एंड इसको 12 को 5x - 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप बोलोगे कि यहां पर हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा ले, तो लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आना भी तो चाहिए। इसीलिए मैं अभी एक बेसिक तरीका से आपको सिखा रहा हूं। जब ये चीज सीख लो फिर आगे मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी बता दूंगा, फिर आप उसका अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो इसको सिंप्लीफाई करो। तो 23 को 3 से करो कितना होता है 69x, और 23 नवा कितना होता है 23 इंटू 9 करोगे 23 नवा कितना होता है 23 इंटू 9, तो 20 नवा होता है 180 और 9 तिया 27, तो 207। तो ये हो जाएगा 207 इज इक्वल टू 12 पच्चे होता है 60x और 12 नवा 108। ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 69 में से अगर ये चला जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, तो 60x को राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो 69 माइनस 60x तो क्या हो जाएगा बोलोगे 9x हो जाएगा, होगा ना, बोलो बिल्कुल। अब ये 207 को राइट हैंड तो 207 हो जाएगा ये प्लस में, और माइनस कर दोगे 108, तो क्या मिलेगा 17 में से 8 गया तो 9, और 9 में से तो ये हो गया 0 और ये 9, 109। देख लो 109 आ रहा है क्या, 8 9 17 का 7, हाँ वही आ रहा है क्या, या 9 बच गया 1 में से 1 गया तो 0 ना, 109 और 108 होता है क्या, 17 में से 8 गया तो 9 9, एक बार देखो भाई 207 में से 108 माइनस कर दो तो कितना हो रहा है, 17 में से 8 गया तो 9, नहीं नहीं ये तो 9 होगा ना, सॉरी 99 होना चाहिए था, ठीक है 99, और 9x इज इक्वल टू 99 आया तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 11, और जैसे ही x 11 हो गया तो दो संख्याएं आपके पास क्या क्या थी, 3x थी और 5x थी, तो 5 इंटू 11 क्या हो जाएगा 55, और ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल। ये नहीं समझ में आया क्या, आपके पास ओरिजिनल संख्या जो थी वो 3x थी और 5x थी, और x आपने सॉल्व करके निकाला 11, तो या तो वो संख्या 33 होगा या 11 पच्चे 55 होगा। आपको पूछा क्या गया था, आपको पूछा गया है लार्जर संख्या, तो लार्जर संख्या 55 होगा। क्लियर है बात? चलो, तो ये तरीका होता है, देखो ये सबसे बेसिक तरीका है, इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं किए हैं, जेन्युइनली आप इसे बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर इसे सिंपली सॉल्व करते तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाता, बहुत आसानी से, कह रहे कि नहीं, बिल्कुल। लेकिन वो बहुत आसानी सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ याद करके डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ता है, वो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी पहले इसी तरीके से इसको समझिए तब। अब जरा आगे समझिएगा, कहता है कि यदि ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:2 है, यदि दोनों 1500 मिलके 1500 बचाते हैं तो ए की आय कितनी होगी। आप सेम तरीके से बना सकते हो, जब मैं प्रॉफिट लॉस करा रहा था उसमें भी ये वाला कंसेप्ट लाया था। इनकम का जो रेशियो है वो दिया गया, देखो ये पहले हम इनकम की बात करते हैं, तो ए की इनकम का रेशियो था तो ए कितना हो जाएगा, जो भी होगा ये 5x होगा, और बी की इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी, होगी, बोलो बिल्कुल। उनके व्यय का अनुपात दिया गया है, यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया गया है कि ए जो अगर मान लो, अब ये रेशियो अलग है ना, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि ये 3y और दोनों बचाते कितने हैं, और दोनों की तो b का कितना हो जाएगा 2y। अब बोलोगे y और यहाँ x क्यों ले लिया आपने, ये बोलोगे ना, तो मैं यहाँ इसलिए अलग लिया क्योंकि ये अलग चीज का रेशियो है और ये वाला अलग चीज का रेशियो है। देखो ना, ये वाला आय का रेशियो है और दूसरा वाला व्यय का रेशियो है, तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वो दोनों में अलग अलग होगा ना, बिल्कुल। अब हम लोग जानते हैं बचत किसको कहते हैं दोस्तों, हाँ बचत किसको कहते हैं, सेविंग क्या होता है, तो सेविंग जो निकलता है आपको हमेशा हमेशा इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके निकलता है ना, बिल्कुल। तो आप यहां से देखोगे कि, अब यहां से देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये 5x और क्या है ये 3y है ना, तो ए की जो होगी सेविंग वो 5x माइनस 3y होगी, बोलो बिल्कुल 5x माइनस 3y, ये क्या होगी इसकी सेविंग्स होगी, चलो ठीक है। और बी की सेविंग्स कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 4x माइनस
2y होगी। ये बी की सेविंग है। और क्वेश्चंस कहता है कि ईच सेव 1500, है ना, हर एक 1500 रुपये बचाता है। ये भी 1500 बचाता है और ये भी 1500 ही बचाता है, कह रहा है ना, दोनों 1500 बचाते हैं। और अगर, है ना, अच्छा, यदि दोनों 1500 बचाते हैं, हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि 5x माइनस जो 3y है, सॉरी 5x माइनस जो 3y है, ये 1500 सेव करते हैं, बिल्कुल। और एक जो है 4x माइनस 2y है, ये भी 1500 ही बचाता है, बोलो बिल्कुल, ये भी, क्योंकि दोनों कह रहे हैं ना सेम सेम बचाते हैं। तो अब इसे करना है मुझे सॉल्व, तो क्या करें, कैसे सॉल्व होगा? ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। मैथ्स में यही एक प्रॉब्लम है कि आप क्वेश्चन जो दिया गया है उसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, आपको कुछ नया आइडिया लगाना होगा बेसिक से सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप शॉर्टकट में करोगे तो शॉर्टकट में भी चीजें इजीली हो जाती है। अब इसको सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका होता है कि किसी एक को कैंसल आउट करो। तो किसी एक को कैंसल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये वाले पूरे इक्वेशन को, इसके y को हटाना है तो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको करने के लिए इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो उसको करोगे तो हो जाएगा 5 इंटू 2 10x, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 हो जाएगा 6y, एंड 15 दूना 30, यानी ये 3000 होगा। और यहां से 4 इंटू 3 12x, यहां हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 6y, और यहां देखोगे तो 15 या 45 4500। अब दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट दोस्तों, तो ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो अब ये देखो यहां हो जाएगा कितना, तो ये 10x माइनस 12x करोगे तो ये कितना मिल रहा है, -2x मिल रहा है। और राइट, ये तो खत्म हो गया। और 3000 में से 4500 माइनस करोगे कितना हो जाता है भैया, तो 4500, तो 1500, 1500 वो भी माइनस में। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों कितना, 1500 का आधा कितना होता है, 750। तो 750 हो गया है दोस्तों, है ना, कितना हो गया, 700। तो a की आय पूछ रहा है, तो a की आय कितनी है, 5x है। तो 5x यानी, और x का मतलब है 7500, तो 7005 यानी 750 को अगर आप 5 से गुना कर दोगे तो 500, 5 पचे 25 का 5, 2 7 पचे 35 और 2 3750 रुपया, और 3750 रुपया है ऑप्शन ए दोस्तों। अब बोलोगे तो बड़ा लंबा हो गया, बेसिक से कर दिए तो, नहीं लंबा नहीं है। ये बात जो मैं लिख रहा हूं लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्टली पता अगर होता कि हम ए और आय जो और व्यय और सेविंग, इनमें रिलेशन ये होता है कि जो आय में से अगर आप व्यय को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हमेशा बचत मिलेगा। तो आप इसको 5x और 3y डायरेक्टली, ये वाला लाइन यहां से आप लिख सकते थे डायरेक्ट। और ये लिखने के बाद आप इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप बहुत तरीके हैं दोस्तों, लेकिन मैं वो तरीके बताऊंगा तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप स्टेप्स समझ लो, और ये सब चीजें डायरेक्टली आप करो, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप कोई शॉर्टकट यूज करते हो तो यही टेक्निक यूज होता है। चलो ठीक है, अब जरा हम लोग रेशियो के टाइप को समझते हैं कि अलग अलग टाइप के रेशियो क्या होते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है जिसे कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। यानी अगर एक रेशियो दिया गया है, मान लो ए रेशियो बी, अगर ये क्वेश्चंस में दिया गया है और बोले कि इसका आप डुप्लीकेट रेशियो लिख के दिखाओ, है ना, इसका डुप्लीकेट लिख के दिखाओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले वाले का भी स्क्वायर कर देना है और दूसरे वाला जो भी होगा उसका स्क्वायर कर देना है। क्लियर है या नहीं? बोलोगे बिल्कुल आसान है, कोई काम ही नहीं था, बिल्कुल। अब एक होता है ट्रिपलेट या त्रिगुणित अनुपात। तो जब ट्रिपलेट कह रहा है यानी 3 पावर कर देना है, ए रेशियो बी था तो अब पावर ए का पावर 3 और बी का पावर 3 करना है, याद रखिएगा। एक होता है सब डुप्लीकेट। जब डुप्लीकेट कहता है तो पावर 2 करना था दोनों को, और जब सब करेगा तो रूट अंडर रूट ले लेना है। यानी अगर ए रेशियो बी गिवन है और आपको बोले इसका सब डुप्लीकेट लिखिए, सब डुप्लीकेट लिखिए, तो आपको इसका अनरूट ले लेना है। इसका अनरूट लेके जो आंसर आएगा वही कहलाता है सब डुप्लीकेट रेशियो। क्लियर है बात? हाँ, और 3 होते हैं, वो भी जरा देख लो। एक होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। देखो ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या था कि जो रेशियो दिया गया था उसका पावर 3 कर देना था और सिंप्लीफाई कर देना था, बोलो हाँ। और सब ट्रिप्लीकेट में पावर नहीं, क्यूब रूट करना है दोस्तों। क्या करना होता है? क्यूब रूट करना होता है। यानी उसका जैसे स्क्वायर रूट निकालते हो ना, तो वो
सब क्या बन जाता है, डुप्लीकेट बन जाता है, और क्यूब रूट निकाल दोगे तो सब ट्रिप्लीकेट बन जाता है। यहाँ तो कोई। अब एक होता है व्युत्क्रम अनुपात यानी इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होता है, जैसे इनवर्स का मतलब उल्टा, जैसे ए का उल्टा बी, बी का नहीं, ए का उल्टा क्या हो जाएगा, बोलोगे 1/a हो जाएगा, ठीक है। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, होगा ना। उसी तरीके से ए अनुपात अगर बी है तो इसका इनवर्स जो है दोस्तों बी अनुपात ए हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो, और एक लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट, कंपाउंड रेशियो क्या होते हैं, कई बार सवाल पूछा गया है। अगर आप डेफिनेशन ही नहीं जानोगे तो चाहे अगला बार भी पूछ ले, क्या फर्क पड़ेगा, है ना, बिल्कुल। तो दो या अधिक अनुपातों के पूर्व पक्षों का गुणनफल अनुपात अनुपक्षों का गुणनफल, यानी एंटीसीडेंट का प्रोडक्ट रेशियो प्रोडक्ट ऑफ कंसिक्वेंट, यानी जो पहले पहले वाले टर्म है उनका को मल्टीप्लाई करो और बाद बाद वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, रेशियो निकाल दो, तो वही कहलाता है कंपाउंड रेशियो। आया सवाल हमारे पास है, कहता है 4:9 का, है ना, उप द्विगुणित अनुपात सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो दिया गया है, देखो ये इसका निकालना है सब डुप्लीकेट। तो सब डुप्लीकेट में जो दिया गया रहता है उसका निकालते हैं अंडर रूट, तो ये हो जाएगा √4 और √9। अब बोलोगे ऐसा तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना होगा दोस्तों, क्योंकि ये तो 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 का होता है, और 9 निकालोगे तो ये 3 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो 2:3, यानी ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। चलो एक सवाल आप भी जरा हिला के दिखाओ भाई। कहता है कि a अनुपात b जो है 3:4 है, तो आप दोस्तों a² + b² अनुपात a² ab का मान क्या होगा। ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप a और b का दिया हुआ है तो पहले आप क्या कर लो दोस्तों, समझिएगा, तो आपको पहले a² और b² निकालना पड़ेगा कि नहीं, बोलो हाँ। तो a², देखो अब ये तरीका यहाँ दो तरीके हो सकते हैं कि पहले आप a = 3x लिखो, बोलो हाँ, और b = 4x लिखो। अगर रेशियो को नंबर में बदलना है तो किसी ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करके तो आ ही जाता है, अभी मैंने देखा था आपको। अब आपको a² निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दो, और b² निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दो, और ab निकालना है तो 3x × 4x कर दो। यही करोगे ना, बोलो हाँ। तो अगर इसको करोगे तो ये तो हो जाएगा दोस्तों 9x², बोलो हाँ। ये हो जाएगा दोस्तों 16x², बोलो हाँ। ये हो जाएगा 4 × 12x², बोलो हाँ। तो पहले a² + b² क्या हो जाएगा, 16 और 9 25, तो हो जाएगा 25x², बोलो हो जाएगा। और अनुपात है तो अनुपात a² और ab, a² का मतलब 9x² और 12x², कितना होगा 21x², बोलो हाँ होगा, बोलो होगा। अब इसे कर दो सिंप्लीफाई। तो मैंने कहा था कि किसी रेशियो को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, किसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, और रेशियो में अंतर नहीं होता। तो इसको भी x² से डिवाइड करेंगे और इसको भी x² से डिवाइड करेंगे, तो स्क्वायर वाले टर्म कैंसल, तो बचेगा ये 25:21। तो ये आंसर है 25:21, ऑप्शन ए। अच्छा, अब बोलोगे कि क्या ये वाला काम करना जरूरी था, ये वाला कि नहीं। तो मैं बोलूंगा नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था। क्यों, क्योंकि अगर आप रेशियो है और फिर से रेशियो में ही आंसर चाहिए तो एग्जैक्ट नंबर में बदल के लाने से कोई ज्यादा लाभ नहीं है, बिना लाए भी हो जाता। तो अगर आप a को डायरेक्टली 3 मान लो और b को 4 मान लो और तब भी सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यहां ऑप्शंस में रियल वैल्यू पूछ लिया जाता तब ये तरीका करना ज्यादा सही रहता है और गलती होने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। चलो एक और सवाल है कि 2:3, 4:5, 6:7 का संयुक्त अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो क्या होगा। 4 ऑप्शन है, करिए सॉल्व, बताइए मुझे। तो मैंने बताया था कि जो एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट का प्रोडक्ट का रेशियो, तो देखो यहां पे पहला है 2, इसका वाला पहला है 4 और इसका पहला है 6, यही हो गया। फिर रेशियो है तो रेशियो, अब इसके दूसरे वाले का 3, 5 और 7, तो 3, 5 और 7। अब इसका रेशियो निकालिए, काम बन जाएगा। तो 4 दूना 8 और 8 × 6 48, ठीक है। 5 × 15 7 105। क्या ये 3 से कैंसिल हो रहा है, बोलो बिल्कुल हो रहा है। तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18,
3 तिया 9 और 3 पचे 15, तो 16:35 ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब ये तो हो गया रेशियो का बेसिक चीज मैंने बता दिया, बट अगले क्लास में ना हम लोग बेसिक में और भी जो टाइप जो मेन जो एग्जाम में आते हैं उनको भी कवर करेंगे। फिलहाल आपको थ्योरी जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आसान आसान टाइप के एग्जाम में आते हैं। अभी बढ़िया लेवल का सवाल तो अगली क्लास से शुरू होगा दोस्तों। हाँ, तो अनुपात का सिंपल रूल क्या होता है कि जब दो अनुपात बराबर हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं या प्रोपोर्शन कहते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, जैसे अगर मान लो आपने एक अनुपात निकाला ए अनुपात बी, और कोई और दो अनुपात निकाला होगा, तो मान लो बी अनुपात नहीं या सी अनुपात डी निकाला, और आपको पता चला कि ये जो अनुपात है और ये अनुपात बराबर है, तो इन दोनों को हम लोग समान अनुपात कह सकते हैं या प्रोपोर्शन कह सकते हैं। वही लिखा हुआ है कि व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी प्रोपोर्शन। यानी जैसे ए अनुपात बी और सी अनुपात डी है, तो प्रोपोर्शन का साइन जो होता है बराबर नहीं लिखते दोस्तों, ये दो अनुपात को ऐसे एक साथ 4 डॉट से लिखा जाता है। चारों डॉट जो होते हैं वो देख रहे हो, एक के नीचे एक ऐसे होते हैं। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां पर ध्यान, जब भी आप कभी भी ऐसे समानुपात में लिखते हो तो इसमें कुछ चीज जानना बहुत जरूरी है, उसको पहले आप जान लो। ये जो बाहर बाहर जो पद हैं जिससे ए और डी जो दिख रहे हैं आपको, इसको हम लोग एक्सट्रीम्स कहते हैं दोस्तों, या अनत्य पद कहते हैं या एक्सट्रीम्स कहते हैं। और जो अंदर अंदर में आते हैं उन्हें हम लोग मीन कहते हैं, मीन्स कहते हैं, यानी अंतः पद कहते हैं। और अगर ये अनुपात में अगर 4 नंबर अगर ऐसे अनुपात में होते हैं दोस्तों, तो अंदर अंदर वाले का जो प्रोडक्ट होता है यानी बी इंटू सी और ए इंटू डी, ये हमेशा बराबर होता है। और अगर ये बराबर हैं तो ये चारों के चारों जो है वो प्रोपोर्शन में होंगे, और अगर ये चारों प्रोपोर्शन में है तो अंदर अंदर वाले का प्रोडक्ट और बाहर बाहर वाले का प्रोडक्ट बराबर होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही प्रोपोर्शन का सबसे बेसिक चीज है दोस्तों। अब ये भी अनुपात के भी जो लगभग 3 टाइप होते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। बांटने का तो मैं भी बता दूंगा कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है, फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का सब डिवीजन करूंगा ना। मैं आपको एग्जाम में जो आपको आता है वो सीख लो। जब वो सीख लोगे तो बाद में धीरे धीरे चीजों को ऐड ऑन कर लेना इसी टॉपिक के अंदर, लेकिन पहले वो सीखो जो एग्जाम में आता है। तो पहला होता है चतुर्थ अनुपात, यानी 4 नंबर आपके पास होने चाहिए। अभी देखा ना, प्रोपोर्शन लिखने के लिए 4 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ए बी सी। जब आपको चतुर्थ अनुपात पूछा जाए तो चौथा नंबर जो होता है वो मिसिंग होता है। क्या होता है? मिसिंग। और इसी को निकालना होता है। तो मान लिया कि चौथा नंबर x होगा और बाकी 3 नंबर दिए गए हैं, उसी ऑर्डर में लिखना था। तो अब इसे लिखो, बोलोगे ये a रेशियो b, अनुपात है तो समानुपात, c रेशियो x। इसी ऑर्डर में लिखना होगा। जब चौथा बोला है तो चौथे पोजीशन वाला चीज क्या होगा? मिसिंग होगा। अब अभी मैंने आपको बताया था कि अंदर अंदर वाले का प्रोडक्ट और बाहर बाहर वाले का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है। तो b इंटू सी जो होगा वो a इंटू एक्स के बराबर होगा। तो यहां से अगर x का वैल्यू निकालना है तो b इंटू सी डिवाइडेड बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। और ये बात यहां पे मैंने लिख के भी दिखाया है, और कैसे हुआ ये भी आप आसानी से समझ गए होंगे। एक होता है थर्ड प्रोपोर्शन, यानी तीसरा वाला मिसिंग होगा दोस्तों, ठीक है। तो तीसरा होगा तो देख लो, तो यानी तीसरा निकालना है तो 2 ही अभी आपको दिया हुआ जाएगा, और तीसरा जो होगा वो आपको मानना होगा कुछ ना कुछ। ये अब तरीका इसका होता है कि a इज टू बी एंड a इज टू बी हो गया, एंड b जो है तीसरा का निकालना था तो a इज टू एक्स। ये प्रोपोर्शन में ऐसे लिखा जाता है। अब इसको अंदर अंदर वाले करोगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, और इसको करोगे तो हो जाएगा ax। और आपको चाहिए दोस्तों x, तो आप क्या करोगे कि b स्क्वायर में से a को डिवाइड कर दोगे तो ये बात मिल जाएगा। यानी अगर बोले कि 2 और 3 ऐसे 2 नंबर लिखे गए हैं तो इसका स्क्वायर करके जो भी आएगा 3 का स्क्वायर 9/2 कर दोगे तो यही हो जाएगा इसका थर्ड प्रोपोर्शन। यानी ये एक होता है मध्य अनुपात या मीन प्रोपोर्शन। यहां भी 2 नंबर दिया जाएगा a और b, और आपको मीन मतलब बीच वाला निकालना है, तो बीच वाले को ऐसे एक्सटेंड कर दो दोस्तों, कर दो इसे, तो आपको पता होगा अंदर वाले हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और बाहर वाला हो जाएगा ए बी। और आपको निकालना था x का वैल्यू, तो रूट अंडर ए बी। यानी मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो आपको करना क्या है कि जो 2 नंबर दिया जाता है उसको मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट निकालो, काम खत्म। प्रूफ भी समझ में आ गया, फॉर्मूला आता कैसे है।
2, 8 और 3 का चतुर्थ अनुपात बताइए क्या होगा। एक तो बेसिक तरीका है कि 2:8 लिखो, फिर समानुपात लिखो और 3:x लिखो। तो आपको पता है इसका और इसका गुना बराबर होता है, तो 8 गुना 3 होता है 24 और 2 इंटू एक्स होता है 2x। दोनों साइड 2 से डिवाइड करो, x का मान आपके कदमों में पड़ा हुआ दिखाई देगा और ये आंसर हो गया 12। वैसे आपको डायरेक्टली पता भी होना चाहिए था। क्या पता होता है बताओ जल्दी से, कि BC को अगर आप A से डिवाइड करना है, यानी 8 क्या होता है 8, देखो ना, हाँ 8 इंटू 3 24 हो गया और A डिवाइडेड 2 तो क्या हो जाएगा 12। एक ही लाइन में डायरेक्टली हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि डेफिनेशन याद रखो, एक लाइन लिखना पड़ता है और बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा तो दिमाग में अपने आप एडजस्ट भी हो जाता है। अब इसका 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शन लिखो। तो मीन में बोला था या तो वो तरीका लगाओ या फिर इन दोनों को गुना करके रूट निकाल दो। तो 16 9 कितना होता है 144 और 144 का बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 12। ऑप्शन खत्म। और नहीं तो आपको बताया था कि 9 बीच वाला गायब है तो गायब रहने दो और x इज टू 16 करो। आपको पता है x और x x स्क्वायर और 9 इंटू 16 ऐसे होता है, फिर x निकालोगे तो ये रूट अंडर 9 इंटू 16 हो जाता है और यही तरीके से ये भी निकलता था। चलो एक और सवाल देखो, 5 और 45 का तृतीय अनुपात निकालो। बताया था कि 45 का स्क्वायर कर दो दोस्तों और डिवाइड कर दो a से, तरीका शॉर्टकट यही था। तो आपको पता होगा कि 45, अच्छा सॉरी 5 और 45 कहां से आ गया, 5 और 15 है दोस्तों, 45 नहीं है 15 है, एक जगह अलग टाइपिंग हो गया है ना। तो 5 और 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा बाय 5। यही आंसर फिर अभी नहीं आता, फिर बोलते आंसर गलत था। तो 15 इंटू 15 और बाय 5, तो 5 से 3 बार में और 15 या 45, ऑप्शन नंबर ए हो। आंसर को क्वेश्चन में लिख दिया, ठीक है। वैसे आपको नहीं तो पता था आपको कि तृतीय था तो 5 इंटू 15 यही था ना, एंड फिर 15 इंटू एक्स यही था। तो ऐसे करके भी हम लोग काम चलाते थे और वही फॉर्मूला आता था, है ना। ठीक है, अगले क्लास के अंदर दोस्तों हम लोग जो है सो कुछ पैसे दिए जाएंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 लोगों में। उसको कैसे करेंगे, कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि 5 इतने रुपए के इतने कॉइन, इतने रुपए के इतने कॉइन है और टोटल कॉइन इतना है, तो बताओ कि 10 रुपया वाला कितना कॉइन होगा, इस टाइप का। एज वाला जो प्रॉब्लम होगा उस पे बेस्ड क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन जो है अगले क्लास के अंदर हम लोग कवर करेंगे, डिटेल में करेंगे और आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, फॉर्मूला भी डेरिव करके बताऊंगा, ताकि आप अगर एकदम मैथ्स में बिगिनर हो तो भी इजीली कर पाओगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा और आपका एग्जाम भी नजदीक है तो तैयारी ठीक ठाक से करते रहिएगा।